सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें वर्षा और तापमान। शेष रहे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इनमें आज अपन बात करेंगे तो लाइट, वाइंड, ह्यूमिडिटी और गैसेस, यानी कि प्रकाश, वायु, आर्द्रता और गैसें। इन चार पर्यावरणीय कारकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन लाइट से। आप सबको पता है प्रकाश एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर सकते हैं और हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति से ही CO2 व जल से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता है केवल सूर्य ही प्राकृतिक प्रकाश का एकमात्र स्रोत है और सूर्य से जो अपने को प्रकाश मिलता है या प्रकाश सूर्य से मिलने वाली विकिरणों का वह भाग है जो देखा जा सकता है, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, सूर्य विकिरण का केवल 390 nm से 760 nm तक का प्रकाश ही क्या है, दृश्य प्रकाश है। यही क्या कहलाता है, दृश्य प्रकाश है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश की तीन विभिन्न अवस्थाएं जीवों को प्रभावित करती हैं। तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं जो क्या है, जीवों को प्रभावित करती है। पहली क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट, या इसको वेवलेंथ ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। प्रकाश की गुणवत्ता का आशय इसके रंग या तरंगों का तरंग दैर्ध्य से है। ठीक है, और जो श्वेत प्रकाश हमें दिखाई देता है, हम देखते हैं, वो वास्तव में कितने रंगों का बना होता है, 7 रंगों का, जिसे अपन वेबियोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला इंटेंसिटी यानी तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मतलब है प्रकाश में निहित एनर्जी से। यह तीव्रता वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यहाँ याद रखने। और इसका मात्रक क्या होता है, पुट कैंडल या पुट कैंडला या G/CAL या पुट कैंडल के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और प्रकाश का वेग क्या होता है, आप सबको पता है, 3 × 10⁻10 cm/s। ठीक है, प्रकाश एक छोटे ऊर्जा पुंज की तरह व्यवहार करता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, ये तो होगी इंटेंसिटी की बात। अब अंतिम है ड्यूरेशन या अवधि। जैव जगत के लिए प्रकाश की अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्यूरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये ड्यूरेशन मुख्यतः स्थान के लेटीट्यूड पर निर्भर करती है, यानी कि स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में लंबे दिन व रात होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा पर बराबर लंबाई के दिन व रात होते हैं। तो इन तीन चीज़ों से आपको समझ में आएगी प्रकाश ऊर्जा की 3 विभिन्न अवस्थाएं जीवों को प्रभावित करती। एक क्वालिटी, दूसरी इंटेंसिटी और तीसरी ड्यूरेशन या अवधि। ठीक है, अब यहाँ एक आपको नोट करने वाली परिभाषा इंपॉर्टेंट। पृथ्वी तक पहुँचने वाले अगर प्रकाश को अपन, जो पृथ्वी पर प्रकाश पहुँच रहा उसको अपन अगर 100 इकाई मान लें, या
मान ले तो पृथ्वी का जो वायुमंडल का औसतन 19 भाग व 47 भाग धारण, सॉरी शुरू से बताता हूँ। पृथ्वी पर जो प्रकाश विकिरणें पहुंचती है, अगर उनकी इकाई अपन क्या मान ले, 100 मान ले, तो पृथ्वी का वायुमंडल औसतन 19 भाग व पृथ्वी 47 भाग को धारण करती है। यानी कि अगर ऊपर से 100 इकाई विकिरणें आ रही है तो उसमें से 19 भाग को तो 19 इकाई भाग को वायुमंडल धारित कर लेता है और 47 भाग को पृथ्वी धारित कर लेती है। शेष कितना भाग बच जाता है? 34 भाग ये अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दिया जाता है। और पृथ्वी की यही परावर्तितता क्या कहलाती है? एल्बिडो कहलाती है। और अलग अलग सतहों की एल्बिडो अलग अलग होती है। जैसे एक दो मैं आपको बता, ताज़ा बर्फ पर क्या होती है? 90% होती है, पुरानी बर्फ पर 70% होती है, रेत में 25% के आसपास होती है, और घास में 30% तक, मैदानों में 10% तक, और फॉरेस्ट के अंदर भी 10% के आसपास होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इम्पैक्ट ऑफ लाइट। सबसे पहला प्रभाव आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग इन प्लांट। फ्लावरिंग इन प्लांट कि पौधे की जो पुष्पन की क्रिया होती है उसको लाइट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। प्रकाश का दैनिक अवधि यानी पीरियड अनेक पौधों के पुष्पन के समय को निर्धारित करता है। अलग अलग स्थानों पर मौसम के अनुसार प्रकाश व अंधकार की अवधि अलग अलग होती है, और इसी के आधार पर पौधों का प्रकाश के प्रति, पुष्पन के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर इनको पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला, लॉन्ग डे प्लांट्स, दीर्घ प्रतीककाली पौधे। ऐसे पौधे जो उन दिनों में या उन दिनों में फूलते हैं या पुष्प खिलते हैं, या ऐसे पौधे जो उन दिनों में फूलते हैं जबकि प्रकाश की अवधि कितनी हो? 14 से 16 घंटे होती है। गर्मी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के पौधे गर्मियों में फूल देने वाले पौधे इसी प्रकार के पौधे हैं। लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं? गर्मियों में जो फूल देते हैं वो क्या है? लॉन्ग डे प्लांट। अब दूसरा आता है शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे पौधे जिनमें फूल तब आते हैं जब दिन की अवधि 12 घंटे से कम हो। अब इसके उदाहरण सोयाबीन, डहेलिया, गुलदाउदी, ठीक है, कोसमोस, ये सब क्या है? शॉर्ट डे प्लांट के उदाहरण है। तीसरा और अंतिम, डे न्यूट्रल प्लांट। वे पादप जो वर्ष भर पुष्पन प्रदर्शित करते हैं, जिनमें गुलाब और सदाबहार इसी तरीके के पौधे हैं। ठीक है, गुलाब और सदाबहार। अब इसी के अंदर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके अतिरिक्त कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अधिक धूप को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, उनको कहते हैं हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? छाया पसंद होते हैं। एक तो होते हैं हेलोफाइट, और एक होते हैं स्क्योफाइट, जो क्या है? छाया पसंद पौधे होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल और इसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आते हैं अपन पिगमेंटेशन व मॉर्फोलॉजी। प्रकाश पिगमेंटेशन को प्रभावित करता है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में जंतु अधिक पिगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला लोकोमोशन, ओरिएंटेशन और नेविगेशन, यानी कि गमन, विन्यास व दिशा खोज। ये भी प्रकाश जंतु और पौधों के लिए विशेष महत्व रखने वाला या प्रभावित करने वाला कारक है। पौधों या प्रकाश से पौधों व विशेषकर जंतुओं का गमन विन्यास नियंत्रित होता है। प्रकाश के लिए गति प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें अपन देखो,
प्रकाशानुवर्ती, फोटोट्रोपिज्म। पौधों की जड़ें क्या होती हैं? गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर और प्रकाश की विपरीत वृद्धि प्रदर्शित करती है। पौधों का वायवीय भाग इसके विपरीत धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। दूसरा, फोटोटैक्सिस, प्रकाशानुचलन। प्रकाश स्रोत की ओर उससे दूर प्रकाश गमन प्रकाशानुचलन प्रदर्शित करता है। प्यूपा अवस्था के निकट पहुंचे लार्वा केचुए ऋणात्मक प्रकाशानुचलन प्रदर्शित करते हैं, जबकि युगलिना धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। और तीसरा और अंतिम एग्जाम्पल, फोटो काइनेसिस यानी कि प्रकाश गतिकी। जंतुओं से या बहुत से जंतुओं का उपयोग अपने गंतव्य तक पहुंचने, बहुत से जंतु क्या करते हैं? प्रकाश का उपयोग अपने गंतव्य तक पहुंचने व उस अपने को सही दिशा में विन्यासित रखने के लिए करते। उदाहरण, मछलियां ऊपर से आती रोशनी व अपने अंतःकरण से अपने को सीधा रख तैरती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। अब अगला, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, परिवर्धन व प्रजनन। पौधों में पुष्पन अर्थात प्रजनन पर प्रकाश का प्रभाव अपन देख चुके हैं। इसी तरीके जंतुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। पक्षियों में डेवलपमेंट ऑफ गायनोट्स एक विशिष्ट प्रकाश अवधि में ही होता है। यानी गायनोट्स का जो विकास होता है पक्षियों में एक विशिष्ट प्रकाश अवधि में ही होता है। ये गायनोट्स का विकास ही प्रवासी पक्षियों में माइग्रेशन को प्रेरित करता है या माइग्रेशन बनाता है, की प्रेरणा बनाता है। ठीक है, पक्षियों की तरह ही अनेक मछलियां भी सीधे प्रकाशावधि से प्रभावित होती है। ट्राउट सामान्यतया दिसंबर में प्रजनन करती है, परंतु दिसंबर जैसी प्रकाश अवधि देखकर इसका प्रजनन अगस्त या किसी भी अन्य महीने में भी कराया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रजनन के अलावा परिवर्धन भी प्रकाश से प्रभावित होता है। सैल्मन फिश के लार्वा सामान्य प्रकाश में ही परिवर्धित होते हैं। इसी प्रकार मच्छरों में कायांतरण, एफिडो के पंखों में परिवर्धन हेतु भी प्रकाश अत्यंत ही आवश्यक है। अब आते हैं अपन अगला छठा बिंदु अपना, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। प्रत्येक स्पीसीज की प्रकाश की मात्रा, अवधि तथा प्रकार यानी कि रंग की अपनी अपनी पसंद है। अतः हर जाति किसी खास स्थान पर या किसी खास समय वितरण प्रदर्शित करती, डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शित करती। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो लाल भूरे शैवाल समुद्रों से 70 से 80 मीटर गहराई के नीचे पाए जाते हैं, जबकि हरे शैवाल उसके ऊपरी भाग में ही मिलते हैं। रेगिस्तानों में अधिक प्रकाश व ताप सह सकने वाले पौधे मिलते हैं। जंतुओं में भी प्रकाश जंतुओं के कालिक व स्थानिक वितरण को प्रभावित करता है। अगला है ह्यूमन इकोलॉजी एंड लाइट, यानी कि मानव पारिस्थितिकी व प्रकाश। 8वां, मानव के लिए प्रकाश का बहुत ही महत्व है। यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अधिकांश कार्य किस पर निर्भर करते हैं? प्रकाश पर निर्भर करते हैं। अतः ये मानव पारिस्थितिकी प्रकाश मानव की पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब आखिरी जिसको मैंने इसको प्रभाव में डाला है, हालांकि इसको अलग भी अपन बात कर सकते थे, वो है कि एक्वेटिक हैबिटाट एंड लाइट। इसको मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया। हम स्थलीय आवास के प्राणी ये अतः स्थलीय आवास पे प्रकाश की गुण प्रवृत्ति और गुणों को आसानी से अपन समझ सकते हैं, परंतु अगर जलीय आवास
की बात करें तो प्रकाश को समझना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अब अपन यहाँ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर की बात करें तो ये प्रकृति में अस्थायी और अल्पकालिक प्रकार के आवास होते हैं, हो सकते हैं। इन आवासों को प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जोन्स में बांटा गया है। पहला लेटरल जोन या वेलांचल जोन, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। पहला है लेटरल जोन या वेलांचल जोन, ये वाला भाग। ये क्या है? वेलांचल जोन। पहला है वेलांचल जोन, ठीक है। दूसरा सरोवरी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, जो कि तालाबी क्षेत्र। अब वेलांचल जोन की बात करें तो जल तंत्र के किनारे का वह भाग जो अपेक्षाकृत कम गहरा होता है, अतः पेंदे तक प्रकाश आराम से पहुंच जाता है, जहां जहां जड़ों से स्थिर पौधे पाए जाते हैं। ये कहलाता है लिटरल जोन। और दूसरा इसकी बात करें तो वह क्षेत्र जहां तक प्रकाश पहुंचता है, इसकी गहराई सूर्य के प्रकाश, जल की अविलेयता, वनस्पति विलेय पदार्थ आदि कारकों पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्षतिपूर्ति स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की मात्रा बराबर होती है। और आखिरी होता है प्रोफोंडल जोन, जो कि इसके नीचे वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? प्रोफोंडल जोन या एपोटिक जोन, जिसको बोलते हैं प्रोफोंडल जोन, या वह क्षेत्र जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, प्रोफोंडल क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र सभी जल तंत्रों में पाए जाए है, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई। और ये इधर वाला कहलाता भाग कहलाता है बेथम जोन, जो पेंदे वाला है, ठीक है। और ऊपर वाले को फोटिक जोन कहते हैं, जिसको सरोवरी क्षेत्र बोला था आपने, वो क्या है? फोटिक जोन, ठीक है। तो मेजर रूप से 3 क्षेत्र हो गए, वेलांचल, सरोवरी और प्रोफंडल जोन, ठीक है। इसी तरीके से यही डिवीजन समुद्री आवास में भी मिलता है। समुद्री आवास की बात करें अपन, यहाँ मैंने नहीं बताया, फिर भी बात कर लेते हैं। समुद्री आवास में भी प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न क्षेत्र होते हैं। 80 से 100 मीटर की गहराई तक प्रकाश आराम से पहुंच जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं सुप्रकाशित है या यूफोटिक जोन। क्या कहते हैं? यूफोटिक जोन। इससे नीचे यानी कि 200 मीटर तक का क्षेत्र कहलाता है डाइस्पोटिक जोन, यानी मंद प्रकाशी क्षेत्र, और उससे नीचे प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और उसको बोलते हैं एफोटिक जोन। पहले वाला इसमें क्या कहलाता है? यूफोटिक जोन, फिर डाइस्पोटिक जोन, और फिर एफोटिक जोन, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इम्पैक्ट ऑफ लाइट के बारे में बात करी, और अंत में अपन ने एबायोटिक हैबिटेट एंड लाइट के बारे में चर्चा करी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन विंड्स या वायु। तो बहती वायु को ही क्या कहते हैं अपन? पवन या हवा कहते हैं। जो बहती है हवा है उसी को अपन क्या कहते हैं? पवन या वायु कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है, इसकी पहली विशेषता है, इसकी विशेषता होती है कि पहली विशिष्ट दिशा को उत्तर से, इसकी दिशा को उत्तर से 0 से 360 डिग्री के बीच नापा जाता है, और इसके वेग को नॉट मीटर प्रति सेकंड या प्रति घंटा में मापा जाता है। और वायु गति का मापन एनीमोमीटर के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत?
एनीमोमीटर के अंतर्गत किया जाता है। और वायु का पौधों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और वायु गति पौधों की आकृति, वाष्पोत्सर्जन, आंतरिक संरचना, परागण, प्रजनन, फल एवं बीजों के प्रकीर्णन आदि पर प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक दो चीजें और बात करें, इनके अलावा इन प्रभावों के अतिरिक्त पवन किसी स्थान के वाष्पन को भी बढ़ा देती है। यह वनस्पतियों के अभाव में अपर्दन का कारण भी बन सकती है। एक स्थान से मृदा को दूसरे स्थान पर ले जाती है। यदि अनुपजाऊ रेगिस्तानी रेत वायु के साथ उपजाऊ क्षेत्र में जाकर ढक देती तो ये रेगिस्तान के फैलाव को, स्प्रेड ऑफ डेजर्ट का कारण भी बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक जलवायु कारक है, कौन, वायु। अगला बात करते हैं अपन आर्द्रता। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प ही क्या है, आर्द्रता है। क्या है, आर्द्रता। और आर्द्रता का मतलब है वायु में उपस्थित जल की मात्रा से भी अपन, कोई बात जो परिभाषा में अपन ने बात करी, जलवाष्प बूंदों या क्रिस्टलों के रूप में हो सकती है। ठीक है, और इसको दो तरीके से अपन व्यक्त करते हैं। एक तो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसके अंतर्गत इसकी परिभाषा बात करें तो ये वायु के इकाई आयतन में जल की मात्रा है। सामान्यतः इसे घन मीटर में उपस्थित जल के ग्रामों के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या कि अपेक्षित आर्द्रता। हर तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में एक निश्चित सीमा तक ही जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है। यह सैचुरेशन कहलाती है। अपेक्षित आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता व संतृप्ति का अनुपात है। अपेक्षित आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता व संतृप्ति का अनुपात है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या अपेक्ष या अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसका अनुपात होती है, निरपेक्ष आर्द्रता और संतृप्ति, सैचुरेशन का अनुपात होती है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर निरपेक्ष आर्द्रता को P से अपन दर्शाएं और संतृप्त वायु को अपन किससे दर्शाएं, R से, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो RH यानी कि रिलेटिव इज इक्वल टू P बटेवा R और गुणा 100, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, वायु की आर्द्रता को तापमान, इसके अलावा पवन, किसी स्थान की स्थलाकृति आदि प्रभावित करती है। अब है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी कि इसका प्रभाव क्या है। तो आर्द्रता और ह्यूमिडिटी एंड हीट बैलेंस। वातावरण की आर्द्रता लंबी तरंगदैर्घ्य विकिरणों को सोखते हैं, या लंबी जो तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें होती हैं उनको सोखती है। अतः वातावरण में ऊष्मा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड जंतुओं में तापमान में पसीना ताप घटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जल जब द्रव से वाष्प में बदलता है तो उसे गुप्त ऊष्मा के रूप में बहुत ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा की जरूरत होती है। यह ऊष्मा गर्म शरीर से प्राप्त होती है और जो इस ऊष्मा को छोड़कर ठंडा हो जाती है। स्पष्ट है कि अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के समय पसीना सूखने में परेशानी होगी, क्योंकि वायु पहले ही संतृप्त तथा संतृप्ति के निकट है तथा उसमें और जलवाष्प नहीं मिलाई जा सकती। अगर आर्द्रता
ह्यूमिडिटी वाला जोन है और उस समय पसीना हो रखा है तो उस समय पसीना सोखने में समस्या उत्पन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस समय ऑलरेडी वायु के अंदर वायु क्या है, संतृप्त वायु है और उसमें अधिक जलवाष्प मिलाई नहीं जा सकती। इसका परिणाम लू लगने के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा प्रभाव डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। बहुत से जंतुओं में प्रजनन व परिवर्धन पर आर्द्रता का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सिल्वर फिश लेप्सिमा में प्रजनन 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता में ही होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ही होता है। 70% से कम आर्द्रता होने पर इसकी शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला पिगमेंटेशन, और इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। ग्लोगर के नियम में पढ़ा होगा। अधिक गर्म व आर्द्र क्षेत्रों के जंतु अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ठंडे व कम आर्द्र वाले क्षेत्रों के जंतु की अपेक्षा में अधिक वर्ण पिगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं। आप ग्लोवर के नियम में पढ़ा ना अपन ने कि अधिक गर्म व आर्द्र क्षेत्रों के जंतु अपेक्षाकृत बड़े व कम आर्द्र क्षेत्रों के जंतुओं की अपेक्षा अधिक पिगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं। आखिरी है डिस्ट्रीब्यूशन। अन्य वातावरणीय कारकों की तरह ही आर्द्रता भी जंतु के वितरण को प्रभावित करती है। मोलस्कन, निमेटोड, एम्फीबियन आदि आर्द्रता प्रदर्शित या पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला अपन लास्ट गैसें। तो अपन गैसों के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किमी तक विभिन्न गैसों का एक आवरण होता है जो ऊंचाई बढ़ने पर विरल होता जाता है। इनकी 95% गैसें इसकी 95% गैसें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है। ज़्यादातर 600 किलोमीटर तक मिल सकता है, परंतु ज़्यादातर 95% गैसें 20 किलोमीटर के दायरे में ही मिलती है। 80 किमी ऊंचाई तक वायु की गैस का अनुपात में विशेष अंतर नहीं होता है। ठीक है, और कुछ गैसों की वायुमंडल में मात्रा में यहाँ दे रखी। नाइट्रोजन 78.084, ऑक्सीजन 20.948, आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.031, नियोन 0.0018 और हीलियम 0.005। इसके अलावा अन्य गैसें भी कुछ एक मात्रा में मिलती हैं, जैसे क्रिप्टोन, जिनोन, हाइड्रोजन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि। ठीक है, वायु में सामान्यतः गैसों के अतिरिक्त प्रदूषक गैसें, निलंबक कण, परागकण, सूक्ष्म जीव आदि भी पाए जा सकते हैं। निलंबक कण जैसे रेत व कार्बन कण पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जल की बूंद के संघनन के लिए नाभिक की तरह कार्य करते हैं और वर्षा में सहायक होती हैं। और बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में क्या रोल है, नाइट्रोजन का पर्यावरण में क्या रोल है, इनके बारे में आपको पता ही है। इस तरीके से अपनी पर्यावरणीय कारक खत्म होते हैं। इसमें 2 कारक अपन और ऐड कर सकते थे। एक फ्रेशर दाब जो कि एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, परंतु ये सॉरी जीवों को सीधे प्रभावित नहीं करता। इसी तरीके से फायर। तो इस तरीके से अपने पर्यावरणीय कारकों का टॉपिक खत्म हुआ। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।